हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी एंजाइम की, उसकी क्लासिफिकेशन की, प्रॉपर्टीज़ की और मोड ऑफ एक्शन की। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स। सो द स्टडी ऑफ हाउ वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा या कम होता है। एंड द फैक्टर्स आर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, मॉड्यूलेटर्स एंड इनहिबिटर्स। ये सारे फैक्टर्स होते हैं और एक एक करके हम ये सारे फैक्टर्स को इन डिटेल पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इन बायोलॉजिकल सिस्टम द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलेटेड बाय द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो सबसे मेन इंपैक्ट होता है एंजाइम काइनेटिक्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो होता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे। क्योंकि अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा पर सबस्ट्रेट ही नहीं होगा तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कुछ हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। Up till the maximum velocity is reached, the rate of reaction is directly proportional to substrate concentration. जब तक maximum velocity नहीं आ जाती तब तक जो rate of reaction है वो substrate की concentration की directly proportional होगा। maximum velocity एक ऐसी velocity है जहाँ पे substrate का saturation point आ जाता है। मैं आपको अगली साइड में ये बताऊंगा कि माइकलिस-मेंटन इक्वेशन क्या होती है। उसमें मैं आपको वो ग्राफ, वो कर्व बताऊंगा जो कि एक हाइपरबोलिक कर्व है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये मैक्सिमम वेलोसिटी भी एक्सप्लेन करूंगा। एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड कॉरेस्पॉन्डिंगली द रिएक्शन वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन द इनिशियल फेज बट फ्लैटन्स इन द लेटर फेज। स्टार्टिंग में क्या होगा कि यहाँ पे मान लो एक ग्राफ है, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिएक्शन की वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और उसके बाद जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एक पीक पे आ जाएगी, वहाँ पे जो ग्राफ है वो फ्लैटन हो जाएगा। इन द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन मैं आपको ये ग्राफ भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जो कि अगली स्लाइड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी ग्राफ को या माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को। तो हम बात करते हैं माइकलिस-मेंटन इक्वेशन के बारे में, जो कि रिप्रेजेंट करती है सबस्ट्रेट और रिएक्शन वेलोसिटी का कर्व विच इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करती है। तो अगर जो हम बात करें इसकी इक्वेशन की, तो ये होती है V नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, in which velocity यानी कि V नॉट इज इक्वल टू velocity of reaction at any substrate concentration, Km is the Michaelis-Menten constant, Vmax is the maximum velocity and substrate concentration, जैसा कि ये जो साइन होता है this represents the concentration और मोलर concentration। तो बात करते हैं इस ग्राफ की। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट हैं। मान लो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट हैं और यहाँ पे हमारे पास अब सबस्ट्रेट हमने यहाँ पे डालना शुरू कर दिया। तो सबस्ट्रेट जब बनाना स्टार्ट किया हमने तो यहाँ पे ऐसे करके बाइंड होने लगे और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारे पास जो सबस्ट्रेट थे वो ऑलमोस्ट सारे एंजाइम से बाइंड होने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होने लगे हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड हो या एक रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट हो। उसके बाद अब बात करते हैं इस फेज की। ये जो होता है दिस इज स्टेशनरी फेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है और धीरे धीरे जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, एक स्टीप फेज बन रहा है। लेकिन स्टीप फेज आने के बाद यहाँ पे अचीव होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है कि ऐसी वेलोसिटी जहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि उसका एक सैचुरेशन पॉइंट हमको दिखता है। वैसे मान लो कि ये एंजाइम्स हैं, वही एंजाइम्स हैं जो वहाँ प्रेजेंट थे। ठीक है, ये एंजाइम्स हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ये सबस्ट्रेट इससे ऑलरेडी बाइंड हो चुका है और भी हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं। सबस्ट्रेट सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। सबस्ट्रेट सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे ही ये सबस्ट्रेट एंजाइम बाइंड होगा और जैसे ही ये एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जैसे ही ये प्रोडक्ट इसका बाहर निकलेगा, नेक्स्ट सबस्ट्रेट आके फिर से बाइंड कर जाएगा। सो दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट निकलने के बाद वापस से सबस्ट्रेट वहाँ पे बाइंड हो जाएगा एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज डिनोटेड बाय द मैक्सिमम वेलोसिटी। क्योंकि जब मैक्सिमम वेलोसिटी पे बात आती है तब कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है सबस्ट्रेट की कि वहाँ पे उसका सैचुरेशन हमें नज़र आता है। तो वी मैक्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबस्ट्रेट का सैचुरेशन हमें दिखता है। अब बात करते हैं Km की। Km एक सबस्ट्रेट की ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हाफ हो जाती है। मतलब ये Vmax है, तो अगर Vmax का हाफ यानी कि हाफ ऑफ Vmax की हम बात करें तो वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे Vmax हाफ हो जाता है दैट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज Km और माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट। तो
काफ़ी केसेस में क्या होता है कि Vmax एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि वो वैल्यू सिर्फ हम थ्योरेटिकल बेसिस पे निकाल सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू कभी अचीव नहीं हो पाती है। तो Vmax बाई 2 से हम क्या करते हैं, Vmax बाई 2 जब हमें पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस Km, तो Km से हम Vmax बाई 2 निकालते हैं, उससे हम फर्दर Vmax की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे सिस्टम्स में ये Vmax कभी अचीव नहीं हो पाता है और ये Vmax यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट आता है, एक ये हाइपोथेटिकल वैल्यू की तरह यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है। सो दिस इज व्हाट द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन इज, जिसमें V0 है, Km है। Km का वजह से मैंने आपको मतलब बताया कि Km जो होता है एक ऐसी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे जो वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाफ हो जाती है मैक्सिमम वेलोसिटी की। मैक्सिमम वेलोसिटी एक वो वेलोसिटी है जहाँ पे सबस्ट्रेट का सैचुरेशन पॉइंट हमें नजर आता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि वहाँ पे एंजाइम जैसे ही अपना प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो जैसे वहाँ से रिलीज होता है, दूसरा सबस्ट्रेट आके फिर से बाइंड कर जाता है। एंड दिस इज व्हाट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके प्रोपोर्शनल नहीं है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स वाई दिस फेज इज कॉल्ड एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। तो माइकलिस-मेंटन इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ पे दो केसेस ले रहे हैं। पहले केस में Km जो है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, और दूसरे केस में जो Km है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो V0 विल बी इक्वल टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और ये तो है ही, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दोनों आपस में यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड V0 विल बी इक्वल टू Vmax अपॉन 2। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जब Km, हमने आपको पहले बताया था कि Km सबस्ट्रेट की एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे जो वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन है वो Vmax बाई 2 के बराबर हो जाती है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि Km की वैल्यू हमने कैसे निकाली। उसके बाद हमने क्या देखा कि Km जो है काफ़ी बड़ा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से। सो फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो V0 इज इक्वल्स टू Vmax इंटू एस अपॉन Km प्लस, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो इसीलिए इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, और ये जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू Vmax इंटू एस अपॉन Km। सो इससे हमें ये पता चला कि जो V0 होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और Vmax। जैसा कि हम जानते हैं कि माइकलिस-मेंटन कर्व के अकॉर्डिंग जो हाइपरबोलिक कर्व बनता है उसमें हम वैल्यूज़ को निकालना हमारे लिए काफ़ी टफ होता है, इसीलिए हम एक दूसरा प्लॉट भी पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट। इसके अकॉर्डिंग एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि स्टडी ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी। तो इसको पढ़ने के लिए हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसको कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि V0 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, दोनों साइड्स का, LHS और RHS का। तो 1 अपॉन V0 इज इक्वल्स टू Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Vmax इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि फ्रैक्शंस में जब भी ऐसा टर्म आता है तो एक वैल्यू को यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद प्लस करने के बाद दूसरी वैल्यू के जो डिनोमिनेटर है वापस से वहाँ पे लिख सकते हैं हम। तो 1 अपॉन V0 इज इक्वल्स टू Km अपॉन Vmax इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Vmax इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। हमने इसको इसके डिनोमिनेटर में कर दिया, इसको इसके वापस से डिनोमिनेटर में हमने लिख सकते हैं इसको हम। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, और 1 अपॉन V0 इज इक्वल्स टू Km अपॉन Vmax इंटू 1 अपॉन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस 1 अपॉन Vmax। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर इक्वेशन में, जिसको हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं इन विच द स्लोप इज इक्वल टू Km अपॉन Vmax, and this is what the 1 upon substrate concentration, this is 1 upon rate of reaction or 1 upon velocity at any concentration of substrate, and this is what the half Vmax, और ये क्या है Km की वैल्यू है। So this is all about linear Weaver-Burk plot. So
जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे प्लॉट्स में वैल्यूज़ को निकालना काफ़ी आसान होता है, इसीलिए हमने ये वाले प्लॉट को हम लोग इजीली पढ़ के और आगे अपना फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो ऐसे सिस्टम्स जहाँ पे जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो तो एक्सेस में होती है, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वहाँ पे एंजाइम की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एंजाइम का नंबर कम है, तो अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे एंजाइम ही नहीं होंगे तो सबस्ट्रेट बाइंड किससे करेगा और प्रोडक्ट कैसे बनेगा। इसीलिए एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है या प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ऐसे प्रोसेस के लिए जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं जहाँ पे एंजाइम लिमिटेड होता है। लेकिन हमारे सेल्स में सबस्ट्रेट जो होता है वो लिमिटेड होता है लेकिन एंजाइम्स अबंडेंट होते हैं, क्योंकि ड्यू टू ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस एंजाइम बनते रहते हैं, क्योंकि हमें जैसा कि पता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का जब मॉडिफिकेशन होता है, ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स की कोई कमी नहीं होती है और वो फ्यूचर में मॉड्यूलेशन करना है, मतलब उसके लिए मॉड्यूलेट हो जाते हैं और आगे चल के भी वो लॉन्ग टर्म मॉड्यूलेशन शो करते हैं। एफिनिटी ऑफ एंजाइम विल ऑलवेज रिमेन सेम। एफिनिटी ऑफ एंजाइम हमेशा सेम रहेगी, ऐसा नहीं है कि एंजाइम ज़्यादा हो जाएगा तो एफिनिटी चेंज हो जाएगी। एफिनिटी का बेसिकली मतलब होता है कि एक्टिव साइट से बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है सबस्ट्रेट की, दैट इज व्हाट एफिनिटी इज। बट वेन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन विल बी चेंज, लेकिन जब एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तब वीमैक्स जो होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एंजाइम जब कम होंगे तो वीमैक्स भी कम होगा, लेकिन एंजाइम बढ़ जाएगा तो वीमैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकते हैं, इसीलिए दोनों की वैल्यू डिफर करेगी। वो वैल्यू जहाँ पे एंजाइम मॉलिक्यूल लिमिटेड है और वो वैल्यू जहाँ पे एंजाइम मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, क्योंकि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। So this is what the effect of enzyme concentration on the rate of reaction। तो हम बात करते हैं कि what is the effect of temperature on the rate of reaction। ठीक है, मैंने आपको मोड ऑफ एक्शन की वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स में बेसिकली एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ते हैं, सबस्ट्रेट में एक स्ट्रेन आता है, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज व्हाट द ट्रांजिशन स्टेट इज। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि एंजाइम की जो रिएक्शन है, जो कि कोई भी रिएक्शन है, उसको इग्नाइट या उसको स्टार्ट करने में हेल्प करती है। बेसिकली अगर हमारे पास बहुत सारे वुडन पीसेज है और उसमें हम आग लगाने की कोशिश करें, उसको इग्नाइट करने की कोशिश करें तो इजीली नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे हम पेट्रोल या केरोसिन का यूज़ करें तो इजीली वो इग्नाइट हो सकती है। तो वो जो पेट्रोल और केरोसिन का काम कर रहा है, दैट इज़ व्हाट द एक्टिवेशन एनर्जी इज़। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स बढ़ते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो हेल्प्स इन द रीचिंग ट्रांजिशनल स्टेट एंड लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बट व्हेन ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रीच्ड, दिस इज व्हाट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब इसके आसपास की जो रेंज होती है दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एक बायोलॉजिकल सिस्टम का ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग होता है। जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमंस में ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और अदर बायोलॉजिकल सिस्टम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफर करता है। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें एक बढ़ती हुई रेट ऑफ रिएक्शन दिख रही है, लेकिन एक टेम्परेचर आने के बाद वो रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ से कम होता जा रहा है अगर हम फर्दर टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं। सो बट व्हेन ऑप्टिमल टेम्परेचर इज रीच्ड 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस एवरेज ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो एंजाइम विल स्टार्ट डिग्रेडिंग। जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया एंजाइम डिग्रेड करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो प्रोटीन जो होती है वो डिग्रेडेशन करने लगती है, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है और जो इसकी एक्टिव साइट है उसको लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होने लगता है। सो बेसिकली इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम विच विल लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। सो ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया वहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा एंजाइम का ही लॉस हो रहा है, क्योंकि एंजाइम भी एक प्रोटीन है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर होता है वो हर एक सिस्टम का, हर एक बायोलॉजिकल सिस्टम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो डिफर करता है, लेकिन ये एक छोटी सी रेंज होती है जिसके बीच में क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर आता है। सो दिस इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइम काइनेटिक्स और द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट एंजाइम्स हैव अ डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच। हर एक एंजाइम का एक अपना ऑप्टिमम पीएच होता है। ऑप्टिमम पीएच एक ऐसा पीएच है जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो
हायर होती है, बढ़ती है। जैसे कि टेम्परेचर में था, वहाँ पे भी एक ऐसे बेल शेप कर्व फॉर्म हो रहा था, वहाँ पे भी यही था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम राइट या लेफ्ट जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम ही होगी। वैसे ही ऑप्टिमम पीएच भी होता है। तो हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है। जैसे कि गैस्ट्रिक एंजाइम का एसिडिक पीएच होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम का बेसिक पीएच होता है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जनरली कंटेन्स आयोनाइजेबल साइड चेन्स एग्जिस्ट इन आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। अगर हम एंजाइम की एक्टिव साइट की बात करें तो वहाँ पे दो तरह की फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, या तो वो आयनाइज्ड होंगी या तो वो नॉन आयनाइज्ड होंगी। कभी कभी क्या होता है कि एक्टिवेशन के लिए उस फॉर्म को आयनाइज्ड होना पड़ता है और कभी कभी आयनाइज्ड से नॉन आयनाइज्ड होना पड़ता है। तो इसीलिए वहाँ पे एक ऑप्टिमम पीएच हमको चाहिए, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो अगर हम स्लाइड चेंज कर देंगे पीएच में तो माइल्ड टू मॉडरेट फॉल होगा रेट ऑफ रिएक्शन में। लेकिन अगर एक्सट्रीम चेंज कर देंगे तो ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए पीएच को हमेशा हमें ऑप्टिमली अरेंज करना चाहिए। जिस भी बफर में अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में कोई काम करें तो जिस बफर में ये काम हो रहा है वहाँ का ऑप्टिमम पीएच हमेशा मेंटेन करना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे जो पीएच है वो सही है कि नहीं। विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर और पीएच स्ट्रिप्स हम कोई भी यूज़ करके, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके बेसिकली पीएच वहाँ पर मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ पीएच इन एंजाइम काइनेटिक्स। सो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, क्योंकि आज हम इनहिबिटर्स और मॉड्यूलेटर्स को कवर नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स वी विल कवर द इनहिबिटर्स एंड मॉड्यूलेटर्स. So this was all for the video. If you like my video, then do hit the like button, subscribe my channel, and if you have any queries you can ask me in the comment section. Thank you so much.